दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज ईरान को और फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है, सिवाय एक कंट्री के, और वो है सऊदी अरेबिया। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो ये तक कहा हुआ है कि वो पर्सनली पैलेस्टीन इशू के बारे में केयर नहीं करते हैं। तो आखिर क्या है कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी एक दूसरे को इतना ज्यादा हेट करती है? आखिर क्यों एक ऐसा देश जहां पे इस्लाम का जन्म हुआ था, जिससे मक्का मदीना का गढ़ माना जाता है, जहां देश विदेश से मुस्लिम्स हज करने आते हैं, फिर भी यही देश पैलेस्टीन को ना सपोर्ट करते हुए उल्टा इजराइल को सपोर्ट करता है? आखिर इन सारी चीजों के पीछे रीजंस क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं फुल डिटेल में, और आपको इस एक वीडियो में मिडिल ईस्ट का सारा गेम समझ में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इन दोनों कंट्रीज के हेटरेड रिलेशन की शुरुआत खुद इस्लाम से ही हुई थी, क्योंकि हम सबको पता है कि इस्लाम में दो ब्रांचेस है, एक शिया की और एक सुन्नी की, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी के बीच प्रॉफेट मोहम्मद के डेथ के बाद उनका सक्सेसर कौन था, इसके ऊपर डिस्प्यूट है। जहाँ शिया अबू बकर को प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेसर मानते हैं, तो वहीं पे सुन्नी अली इब्न अबी तलीब को सक्सेसर मानते हैं। और क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है और वहीं पे ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, इसलिए एक दूसरे से हेट करते हैं। बट ये जो रीजन है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली कहानी इसकी कुछ और है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस नफरत की कहानी का जन्म हुआ था 1932 में, जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जन्म हुआ था। अब्दुल अजीज अल सऊद ने इस कंट्री को फॉर्म किया था कि अब इस कंट्री में स्ट्रिक्टली सुन्नी इस्लाम को फॉलो किया जाएगा। इनफैक्ट दुनिया भर के भी अगर आप मुस्लिम्स को देखोगे तो सुन्नी मुस्लिम्स मेजोरिटी में आते हैं, और इंडिया में भी मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स सुन्नी ही है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईयर 1938 में सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे ये कंट्री रातों रात दुनिया की वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्री बन जाती है। सऊदी अरेबिया में तेल की डिस्कवरी होती है, और इसके अलावा मक्का मदीना का गढ़ होने की वजह से सऊदी अरेबिया अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर के रूप में पोजिशन करने लगता है। ठीक इसी समय मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के प्रिंस हुआ करते थे, और उस समय ईरान कुछ ऐसा दिखा करता था। Iran, a unique endeavor. इंटरेस्टिंगली उस समय ईरान यूएसए का अलाई हुआ करता था, और इन दोनों के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। बट फिर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होती है, जिससे सारी चीजें बदल जाती हैं। ईरान में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट होता है और मोहम्मद रेजा पहलवी को हटाकर रुहोल्लाह खुमैनी ईरान के नए लीडर बन जाते हैं, और ईरान को एक स्ट्रिक्ट शिया मुस्लिम कंट्री बना देते हैं, जहां स्ट्रिक्टली शरिया रूल को फॉलो किया जाएगा। बट इससे भी बड़ी चीज जो इसके बाद होती है कि ईरान अपनी अलायंस यूएसए से तोड़ देता है, और यहाँ से चीजें कैसे चेंज होती है अभी आप देखते जाओ आगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए इसका बदला लेना चाहता है, तो वो बदला लेने के लिए किसका यूज करता है? इराक का, क्योंकि उस समय इराक यूएसए की अलाई हुआ करती थी। यूएसए सद्दाम हुसैन को यूज करते हैं, और वो सद्दाम हुसैन को सब चीज, बॉम्ब्स, वेपन्स, पैसे, सभी चीजें देते हैं कि आप जाइए और ईरान के साथ वॉर कीजिए। और फिर 1980 से 1998 तक द वेरी फेमस ईरान इराक वॉर लड़ा गया, और ये वॉर जब खत्म हुआ तो इसमें कोई भी कंट्री जीता नहीं। बट इससे ईरान को एक चीज समझ में आ गई कि अब यूएसए से लॉन्ग टर्म परेशान करने वाला है, और फिर इस चीज से बचने के लिए ईरान ने एक प्लानिंग की कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का टाइम आ गया है, यही चीज हमें बचा सकती है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए उन्होंने फिर पाकिस्तान के साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, जो कि उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब्स की स्मगलिंग किया करते थे, उनका हेल्प लिया। अब साल 2005 आते आते जो उस समय ईरान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अहमदीनेजाद, उन्होंने इस चीज को सबके सामने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि अब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता आ चुकी है, और अब वो किसी भी शॉर्ट नोटिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। नो, जाहिर सी बात है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आती तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा सऊदी अरेबिया को भुगतना पड़ता, और इसके बाद इससे इजराइल को भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसे आप आज के सिनेरियो में देख लो कि अगर आज के समय ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती तो अब तक ईरान इजराइल पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ चुका होता। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब ईरान ने अपनी ये न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात को डिक्लेयर किया तो यूएसए ने एक एग्रेसिव अप्रोच लेना छोड़ एक डिफरेंट अप्रोच लिया। जो उस समय के प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने ईरान को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलप मत करो, और इसके लिए हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपको पैसे भी देंगे। 2007 में जैसी ये डील साइन हुई, ठीक उसी समय एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, जिसने इस गेम को और पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हुआ ये कि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और पैलेस्टीन का जो वेस्ट साइड वाला एरिया है, इन सारे एरियाज में एक भारी मात्रा में गैस की डिस्कवरी हुई, और ईरान को इस डिस्कवरी से ये पता चला कि जो फ्यूचर है वो नेचुरल गैस का ही है, क्योंकि तब से ही ये बात शुरू होनी हो गई थी कि तेल कुछ डेकेड्स में खत्म हो जाएगा, और तेल का सब्स्टिट्यूट कौन है? नेचुरल गैस। और ईरान के बाद जो सेकंड कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस है वो है रशिया। तो यूएसए को इससे एक बात जो समझ में आ गई कि जो नेचुरल गैस है वो इनके राइवल कंट्रीज के पास ही है, तो फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गैस इकोनॉमी तो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर गैस इकोनॉमी क्रिएट हुई तो फिर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया जो कि लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एज सऊदी अरेबिया यूएसए का लाई है तो आगे जाके यूएसए का भी डोमिनेंस मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गैस की वजह से ईरान पावरफुल हो जाएगा और ईरान चाइना और रशिया की नेचुरल एलाई बन जाएगी जो कि यूएसए की राइवल कंट्रीज है। और इजराइल को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर गैस इकोनॉमी क्रिएट होती है तो इससे इजराइल का भी पावर मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर इसे रोकने के लिए यूएसए ने न्यूक्लियर डील की तरह ईरान के साथ गैस की डील को भी साइन करने की कोशिश की। बट अब तक ईरान को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि अमेरिका को गैस की डील से ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट है कि वो हमें कंट्रोल कर पाए और आगे जाके हमारा दबदबा मिडिल ईस्ट में ना हो, और ना ही वो ये गैस को चाइना और पूरे एशिया में सप्लाई करे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ईरान और रशिया चाइना और इंडिया को गैस सप्लाई करते हैं तो आगे जाके ये दोनों कंट्रीज क्लीन एनर्जी की किंग बन जाएगी और इसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी। और जैसे कि अगर आप अमेरिका को जानते हो तो अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री का इन्फ्लुएंस इनसे ज्यादा बढ़े। तो जब यूएसए की गैस वाली डील फेल कर गई तब उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया कि मिडिल ईस्ट में उथल पुथल करना पड़ेगा, जिससे ईरान इनसिक्योर हो कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो अगला नंबर हमारा भी आ सकता है। और फिर तब बराक ओबामा ने साल 2010-11 में पूरे मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग मूवमेंट की शुरुआत की। यूएसए ने यहाँ के लोगों को ये कन्विंस किया कि ये लोग भी डेमोक्रेसी डिजर्व करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम अरब कंट्रीज तो मोनार्की ही हुआ करती थी। तो एक के बाद एक सभी अरब देशों में लाइक लीबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया और बहरीन सब में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट होना चालू हो गया कि अब हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और उन्होंने वहां के लीडर्स को हटाया भी। जैसे कि 2011 में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटाया गया, इजिप्ट में होस्नी मुबारक को, और 2012 में यमन में अली अब्दुल्ला सलेह को। और जब ये मूवमेंट पूरे मिडिल ईस्ट में आग पकड़ चुकी थी तब इसे सऊदी अरेबिया भी इनसिक्योर हो गई, क्योंकि ये भी एक मोनार्की कंट्री ही थी और इस समय इनके रिलेशंस भी यूएसए के साथ खराब हो गए। इसके बाद ईरान को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने सीरिया को टारगेट किया। अब इसका आप रीजन समझो कि इन्होंने सीरिया को टारगेट क्यों किया। वेल, इसका रीजन ये था कि अगर आगे जाके ईरान और रशिया गैस सप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए इनको सीरिया के थ्रू ही गैस सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सीरिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके थ्रू गैस को पूरे यूरोप में और एशिया में सप्लाई किया जा सकता है। तो फिर एज अरब स्प्रिंग मूवमेंट के तहत जब सीरिया में भी तख्ता पलट किया जा रहा था और वहां के लीडर बशर अल असद को हटाया जा रहा था, तब रशिया और ईरान बशर अल असद की सरकार को बचाने आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनकी सरकार को गिरने नहीं देंगे। अब जब यूएसए को ये रियलाइज हुआ कि ईरान और रशिया सीरिया को कुछ नहीं होने देंगे और यहाँ पे जब अरब स्प्रिंग मूवमेंट फेल कर गई तब इन्होंने वॉयलेंस का रास्ता चुना। यहाँ पे फिर वॉयलेंस करने के लिए इजराइल ने अमेरिका का साथ दिया। दोनों कंट्रीज ने मिलकर 2014 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को फॉर्म किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ISIS यूएसए की ही ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी को बना दिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जिसको सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे कि जो अबू बकर अल बगदादी था वो असल में मुसलमान था ही नहीं, वो मुसलमान के वेश में एक यहूदी था जिसका नाम साइमन इलियट था और इसको इजराइल की मोसाद और यूएसए की CIA ने ट्रेन किया था। 18 साल से इसने मोसाद के अंडर ट्रेनिंग ली थी। ISIS को बनाने के पीछे इनका रीजन बिल्कुल सिंपल था कि जो भी यूएसए और इजराइल की एनिमी कंट्रीज होगी उन कंट्रीज को ISIS टारगेट करेगी और इसकी फंडिंग यूएसए करेगा। अब यूरोप में भी ज्यादातर कंट्रीज यूएसए के सपोर्ट में ही थी सिवाय 2 कंट्रीज के, और वो है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी ने यूएसए से साफ साफ बोला कि बॉस हमें नेचुरल गैस तो चाहिए और गैस ईरान और रशिया से ही मिल सकती है, तो हम तो इनके अगेंस्ट नहीं जाने वाले, नहीं तो इससे हमें फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। अब यूएसए को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज यूएसए की अलाई थी तो उनको लगा कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो फिर उन्होंने ISIS का यूज करके फ्रांस और जर्मनी को भी टारगेट किया। नवंबर 2015 में पेरिस टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें 130 लोग मारे गए, और 2016 में उन्होंने जर्मनी के एक ट्रेन में भी ISIS के थ्रू अटैक करवाए। अब इसके बाद हुआ ये कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है और यहाँ से चीजें और ज्यादा पलट जाती है। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनते के साथ जो सबसे पहली चीज वो करते हैं कि वो ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो न्यूक्लियर डील को कैंसिल करते हैं तो इससे ईरान की इकोनॉमी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना गैस भी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज को टैकल करने के लिए 1980 से ही ईरान ने इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। ईरान को ये बात पहले से ही पता थी कि अगर वो यूएसए का अलाई नहीं बनते तो ये इनको आइसोलेट कर देंगे, इनका जीना हराम कर देंगे, और इसी चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने 1980 से ही कई प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह को। इसके पीछे रीजन बिल्कुल सिंपल था। एज लेबनान इजराइल की नेबरिंग कंट्री थी तो ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल पे इजिली अटैक कर सकती थी, और दूसरा एज लेबनान में भी शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इतनी ज्यादा पावरफुल हो पाई है लेबनान में। इसके अलावा ईरान को यह भी पता चला कि चाहे कुछ भी हो जाए ये और सऊदी अरेबिया कभी एक नहीं होने वाले, तो इनको भी टैकल करने के लिए सऊदी अरेबिया के जो बगल में देश है यमन, जहाँ पे शिया पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी उन्होंने एक प्रॉक्सी ग्रुप क्रिएट किया था जिसका नाम था अंसार अल्लाह, और ये ग्रुप रेगुलरली सऊदी अरेबिया के
नाक पे दम करके रखती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो ऑयल सप्लाई करता है वो यमन के थ्रू होके जाता है और अंसार अल्लाह इनको यहाँ पे रेगुलर परेशान करते हैं, जिससे इनका सारा ध्यान यहीं पे रहता है। ठीक इसी तरह से एज पाकिस्तान भी यूएसए की प्रॉक्सी स्टेट है, तो पाकिस्तान को भी काउंटर करने के लिए उन्होंने वहां पे भी जनाब नाम की यूनिट को क्रिएट किया हुआ है। तो ईरान को टारगेट करने के बजाय सऊदी अरेबिया भी अंसार अल्लाह को निपटने में व्यस्त रहता है, और ठीक इसी तरह से इजराइल भी हिजबुल्लाह को निपटने में व्यस्त रहता है, और इससे ईरान को फायदा होता है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों सऊदी अरेबिया ईरान को नहीं बल्कि इजराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल ये दोनों कंट्रीज का एक कॉमन थ्रेट है, और वो है ईरान, और इसलिए सऊदी अरेबिया इजराइल पैलेस्टीन इशू में पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं करता है। ये पूरी लड़ाई चल रही है ईरान की यूएसए, इजराइल और सऊदी अरेबिया से, ये पूरी लड़ाई एक सर्वाइवल की है, और यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है, कोई गुड कंट्री बैड कंट्री नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।